नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में समसामयिक घटना चक्र आय दृष्टि 2025 के वार्षिक संकलन के सार संग्रह को कवर किया जाएगा। इसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक की घटनाओं को कवर किया गया है। यह वीडियो आगामी ROARO, UPPCS और BPSC के साथ ही साथ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यह वीडियो श्रृंखला 6 पार्ट्स में होगी। इसका पहला पार्ट राष्ट्रीय परिदृश्य का होगा और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान और खेल परिदृश्य के वीडियोज़ को कवर किया जाएगा और अंत में सभी पार्ट्स का एक कंबाइंड वीडियो लेक्चर आएगा। इसलिए अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। राष्ट्रीय परिदृश्य के तहत पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है? तो इन नेताओं के नाम हैं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? तो यह वार्ता केरल के तिरुवनंतपुरम में शिवगिर मठ में हुई थी। कहाँ पर? शिवगिर मठ में हुई थी। दोस्तों, एक बार रिपीट करते हैं। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत 12 मार्च 1925 को शिवगिर मठ में महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान हुई और यह बातचीत वायकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, छुआछूत मिटाने और दलितों के उत्थान पर केंद्रित थी और इसी वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार ने। किसने? बिहार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, इसमें दूसरे स्थान की बात की जाए तो इसमें दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में बिहार पहले स्थान पर, यूपी दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में PM मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चिनाव ब्रिज का अनावरण किया गया है। किस ब्रिज का? चिनाव ब्रिज का। दोस्तों, यह ब्रिज चिनाव नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर है। कितना? 359 मीटर। और इस पुल की लंबाई है 1315 मीटर। 1315 मीटर इस पुल की लंबाई है और इसकी ऊंचाई चिनाव नदी के तल से 359 मीटर है। और इस पुल की आयु कितनी है? तो इसकी आयु 120 वर्ष बताई गई है। कितनी? 120 वर्ष बताई गई है। दोस्तों, यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। दोस्तों, एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाव ब्रिज का उद्घाटन किया है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है और यह पुल 1315 मीटर लंबा है और इसकी आयु 120 वर्ष है। दोस्तों, इस पुल के उद्घाटन के दौरान PM मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये 2 ट्रेनें कौन कौन सी है? तो पहली है कटरा श्रीनगर और दूसरी श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। किस ब्रिज का? अंजी ब्रिज का।
दोस्तों यह अंजी जो ब्रिज है ये भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल है और यह पुल अंजी नदी घाटी पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के कटरा बनिहाल खंड को जोड़ता है। दोस्तों इस पुल की लंबाई कितनी है? तो यह पुल 725 मीटर लंबा है और इसका फैलाव 290 मीटर है। इस पुल की ऊंचाई की बात की जाए तो अंजी पुल यह नदी तल से 331 मीटर ऊंचा है। कितना? 331 मीटर। एक बार रिपीट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है और इस ब्रिज का नाम अंजी ब्रिज है। यह ब्रिज 725 मीटर लंबा है और इसका फैलाव 290 मीटर है और यह पुल नदी तल से 331 मीटर ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? तो भारत के 2 वेटलैंड्स जो राजस्थान में हैं, पहला है फलोदी का खीचन वेटलैंड और दूसरा उदयपुर का मेनार वेटलैंड। इन दोनों को शामिल करने के बाद भारत में वेटलैंड की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये संख्या हो गई है 91। पहले कितनी थी? तो पहले 89 थी। इन 2 वेटलैंड्स को शामिल किया गया है तो इनके नाम है खीचन जो फलोदी में है, दूसरा मेनार जो उदयपुर में है और ये दोनों राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की है? तो पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका पहला क्षेत्रीय परिषद मेघालय के न्यू शिलांग टाउनशिप में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों IICA क्या है? तो यह भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान है। तो कारपोरेट गवर्नेंस और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान अर्थात IICA का अपना पहला क्षेत्रीय परिसर मेघालय के न्यू शिलांग टाउनशिप में खोला जा रहा है। दोस्तों इस परिसर की स्थापना के लिए IICA ने जून 2025 में मेघालय के न्यू शिलांग टाउनशिप में औपचारिक रूप से 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर के कटरा से मुंबई के बांद्रा के बीच में शुरू की गई है। दोस्तों अब पहली बार कश्मीर घाटी से ताज़ी चेरी ट्रेन के जरिए जम्मू कश्मीर से मुंबई तक भेजी जा सकती है। दोस्तों यह नई सुविधा उन छोटे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है जो पहले हवाई मार्ग से फल भेजने में सक्षम नहीं थे। एक बार रिपीट करते हैं, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर की कटरा से मुंबई के बांद्रा के बीच शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने? LIC अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और यह रिकॉर्ड क्या है? तो यह रिकॉर्ड एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या है। ये पॉलिसियाँ कितनी हैं? तो एक ही दिन में 5,88,107 पॉलिसियाँ जारी करके LIC ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों यह भारतीय बीमा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। LIC ने यह उपलब्धि 20 जनवरी 2025 को हासिल की थी। LIC ने अब इसे मैड मिलियन डे का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मैड मिलियन डे। LIC ने जो एक ही दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसियाँ जारी की हैं, इस रिकॉर्ड को मैड मिलियन डे नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? तो संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के द्वारा
संभाला जाएगा। दोस्तों, संशोधित ढांचा थर्मल पावर उत्पादकों के लिए कोयला लिंकेज प्रक्रिया को सरल बनाएगा और आपूर्ति तंत्र में लचीलापन भी लाएगा और इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका नाम दिया गया है भारत जेन। क्या नाम दिया गया है? भारत जेन। दोस्तों, भारत जेन यह 22 भारतीय भाषाओं, कितनी? भारत जेन 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। दोस्तों, यह परियोजना जनरेटिव AI पर केंद्रित है। किस पर? जनरेटिव AI पर केंद्रित है। जनरेटिव AI एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो टेक्स्ट, भाषण, चित्र और वीडियो जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार कर सकती है। एक बार रिपीट करते हैं, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यह मॉडल जनरेटिव AI पर आधारित है और जनरेटिव AI एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो टेक्स्ट, भाषण, चित्र और वीडियो जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार कर सकती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहां पर संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई का शुभारंभ किया है और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 660 मेगावाट है। इस परियोजना का नाम है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह परियोजना कानपुर नगर में स्थित है। एक बार रिपीट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो कि 660 मेगावाट की है, इसका उद्घाटन कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यह समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? और यह एक महिला हैं। तो इनका नाम क्या है? गीता समोता। गीता समोता। गीता समोता CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो इस राज्य का नाम क्या है? तो इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। कितनी? 1200 कर दी है। दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324, कौन से? अनुच्छेद 324 के प्रावधान के तहत स्थापित एक स्वायत्त, स्थायी और संवैधानिक निकाय है। यह 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। कब? 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इसी की स्थापना की तिथि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और इस बैठक का विषय क्या था? तो इसका विषय विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य मिजोरम है। कौन सा राज्य? मिजोरम है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लद्दाख। कौन सा?
लद्दाख कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था। दोस्तों, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता से तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति द्वारा रोजमर्रा के कार्यों में पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल का उपयोग करने की क्षमता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो इन उद्यमों के नाम कौन कौन से हैं? तो पहला है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, दूसरा है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और तीसरा है इंडिया आपटेल लिमिटेड। इन तीनों उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो दीव दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? तो नदी डॉल्फिन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 2397 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। दूसरे स्थान पर बिहार में 2220 और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में कुल 815 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। दोस्तों, नदी डॉल्फिन जनगणना की बात की जाए तो इसके अनुसार भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं और इसमें 6324 गंगा नदी डॉल्फिन हैं और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन हैं। दोस्तों, इस गणना में 8 राज्यों की 28 नदियों का अध्ययन किया गया था। एक बार रिपीट करते हैं। दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस पर 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक की गई अर्थात जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई। इन 6327 नदी डॉल्फिन में 6324 गंगा नदी डॉल्फिन और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई गई, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अर्थात 11 मई 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU अर्थात कार्बन कैप्चर और उपयोग टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया है। दोस्तों, यह पहल सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है और इसका उद्देश्य सीमेंट क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो CCU टेस्ट बेड क्लस्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सीमेंट क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और यह क्लस्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। दोस्तों, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मुख्य परिसर कहाँ है? तो इसका मुख्य परिसर शिकागो USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया है। कौन सा? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिलों की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने शीर्ष माओवादी नेता नंबाला केशव राव सहित 27 नक्सलियों को मार गिराकर नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सबसे लंबा नक्सल विरोधी अभियान था और यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से 21 दिनों तक चलाया था। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। तो एक बार रिपीट करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिलों की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ क्षेत्र में
मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने शीर्ष माओवादी नेता नंबाला केशव राव सहित 27 नक्सलियों को मार गिराकर बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सबसे लंबा नक्सल विरोधी अभियान था जिसे सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से 21 दिनों तक चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी इंटरप्राइजेज ने भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस देश को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत सरकार ने 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इससे पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार बदलती तिथि पर पड़ता था। इसलिए 23 सितंबर को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में 6ठी इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है और यह इकाई HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम से विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है? तो 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर रही है। कितनी? 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? कोझीकोड को। 2 मई 2025 को केरल का कोझीकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज अर्थात GNNAFCC में शामिल हो गया है। दोस्तों, यह मान्यता कोझीकोड नगर निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक समावेश के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप मिली है। कोच्चि के बाद इस नेटवर्क में शामिल होने वाला यह दूसरा भारतीय शहर है। अर्थात कोझीकोड के पहले कोच्चि को GNAFCC में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बना है? तो सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव बना है रंगाचेरा। क्या नाम है इसका? रंगाचेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो इन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों का नाम क्या है? तो पहली है द्रव्य रत्नाकर निघंटु, दूसरी है द्रव्य नामकर निघंटु। दोनों में द्रव्य और निघंटु कॉमन है और इसमें पहली रत्नाकर है, दूसरी नामकर है। तो जो द्रव्य रत्नाकर निघंटु हैं, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक मुदगल पंडित हैं। कौन? मुदगल पंडित। नेक्स्ट, द्रव्य नामकर निघंटु किस विद्वान द्वारा रचित है? तो द्रव्य नामकर निघंटु ये भीष्म वैद्य के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर है। लगभग कितनी है? 11,099 किलोमीटर है। पहले कितनी थी? तो पहले भारतीय तटरेखा की लंबाई 7,561.60 किलोमीटर थी और अब यह बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह हो गई है लगभग 11,099 किलोमीटर। तो यह वृद्धि कितनी है? तो यह वृद्धि लगभग 50% की वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की नवीनतम गणना के अनुसार सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और इसकी तटरेखा की लंबाई 2,340 किलोमीटर है। और सर्वाधिक तटरेखा वाला
केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी तटरेखा की लंबाई 3083 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने? आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस शहर का नाम क्या है? तो इस शहर का नाम है क्रिएटर लैंड। क्या नाम है? क्रिएटर लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष वर्ष 2025-26 के लिए संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। किसको? संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही बैजयंत पांडा, किसको? बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। दोस्तों, जो सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है? तो देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? तो भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह विझिंगम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? तो इस अस्पताल का नाम है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल सेंटर नई दिल्ली। तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस, जिन्हें जेडी वेंस कहते हैं, इन्होंने 21 से 24 अप्रैल 2025 को भारत की यात्रा की है। दोस्तों, जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस, इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो उषा वेंस का संबंध आंध्र प्रदेश से है। किससे? आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी से मार्च 2025 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत तक कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही है? तो भारत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 969 मिलियन रही है। कितनी? लगभग 969 मिलियन रही है। और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या की बात की जाए तो यह लगभग 944 मिलियन रही है। और भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? तो इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत तक भारत में लगभग 1200 मिलियन दूरसंचार उपभोक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम मोतिहारी बिहार में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? तो पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुआ था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी अर्थात पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है?
तो पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों 23वें वित्त आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 को किया गया था और इसका कार्यकाल कब तक होगा? तो इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। तो एक बार रिपीट करते हैं, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है और 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 को किया गया था और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। दोस्तों इस आयोग में कुल 7 सदस्य शामिल हैं। कितने? 7 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो भारतीय नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। दोस्तों 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को की 74 नई दस्तावेज अर्थात धरोहरों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है और इसमें से 2 धरोहरें भारत की थीं। इसमें पहली है भरत मुनि की नाट्यशास्त्र और दूसरी है श्रीमद् भगवद गीता। इन दोनों धरोहरों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के बाद इस सूची में भारतीय शामिल दस्तावेज कितने हो गए हैं? टोटल 14 हो गए हैं। कितने? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने आदर्श सांस्कृतिक ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो आदर्श सांस्कृतिक ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संस्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो महाराष्ट्र के सतारा जिले का कराड़ शहर, महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कितने व्यापारिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो 11 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के 21 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। इन 21 उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश में टोटल 77 उत्पाद हो गए हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है। इन 77 उत्पादों में से काशी अर्थात वाराणसी के 32 उत्पाद शामिल हैं। इसीलिए काशी को अर्थात वाराणसी को GI हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? GI हब। वाराणसी के GI टैग प्राप्त जो पदार्थ हैं या उत्पाद हैं उनमें शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव करौंदा ये सभी शामिल हैं। इसमें तिरंगी बर्फी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार रिपीट करते हैं तो हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के 21 उत्पादों को GI टैग मिला है। इन 21 उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश के टोटल 77 उत्पाद GI टैग प्राप्तकर्ता हो गए हैं। इसमें से 32 अकेले काशी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? तो पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों यह सूचकांक 9 स्थानीयकृत SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आधारित है और इस सूचकांक में टोटल 5 स्तरों जो है पंचायतों को उनके अंकों के आधार पर 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जो सबसे उच्चतम जो स्तर है वो है अचीवर का। कौन सा? अचीवर का। और इस स्तर पर कोई भी पंचायत शामिल नहीं है। दूसरे स्थान पर आता है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर श्रेणी में गुजरात की सबसे अधिक 346 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। फ्रंट रनर श्रेणी में ही गुजरात के बाद कौन सा स्थान आता है? किसका? तो तेलंगाना का स्थान आता है। तेलंगाना की 270 ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? तो सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें बिहार में हैं। बिहार के बाद दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ आता है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है।
एक बार रिपीट करते हैं। तो पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है और यह स्थानीयकृत 9 SDG पर आधारित है और इस रिपोर्ट में 5 स्तरों पर पंचायतों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें सर्वाधिक जो सबसे उच्चतम स्तर है वो अचीवर है और अचीवर में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आता है फ्रंट रनर श्रेणी। फ्रंट रनर श्रेणी में गुजरात की सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतें आती हैं और इसके बाद तेलंगाना की 270 ग्राम पंचायतें आती हैं और आकांक्षी ग्राम पंचायतों में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें बिहार की शामिल हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया है? तो वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय लिंगानुपात हो गया है बढ़कर कितना 930 और यह 2014-15 को कितना था? तो यह 2014-15 को 918 था। दोस्तों यह वृद्धि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण भी दर्ज की गई है। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। कब? 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो 7 से 10 अप्रैल 2025 के बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक का सिटी की ऑफ ऑनर बनाया है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की मेयर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान करके लिस्बन का मानद नागरिक घोषित किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत प्रत्यर्पित किया है? तो अमेरिका ने तहव्वुर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पित किया है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने 64 वर्षीय तहव्वुर हुसैन राणा को भारत में प्रत्यर्पित किया है और प्रत्यर्पित करने के पीछे का कारण है कि वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की योजना बनाने में उसकी भूमिका के लिए भारतीय न्याय प्रणाली का सामना करना। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है? तो 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है। दोस्तों इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है और इस ब्रिज का नाम है न्यू पंबन रेल ब्रिज। क्या नाम है? न्यू पंबन रेल ब्रिज। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नवनिर्मित पंबन पुल का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है और यह 2.08 किलोमीटर लंबा है। यह पुल पाक जल डमरू मध्य में स्थित पंबन द्वीप के रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि में स्थित मंडपम शहर से जोड़ता है। दोस्तों इस पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर है और यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है और इसका नाम पंबन रेल ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? तो इसमें पहले स्थान पर आता है उड़ीसा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर अर्थात शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य रहा है उड़ीसा। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ आता है, तीसरे पर गोवा, चौथे पर झारखंड और 5वें पर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं? तो राजस्थान में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों अर्थात कुल 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। दोस्तों यह सफारी वाराणसी के कैथी और ढखवा गांव के बीच स्थापित की जाएगी। और इस सफारी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य गंगा नदी में डॉल्फिन का संरक्षण करना और इको पर्यटन को बढ़ावा देना है। दोस्तों इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र नियुक्त किए हैं। किन्हें नियुक्त किया है? डॉल्फिन मित्र। एक बार रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है और यह सफारी वाराणसी के कैथी और ढकवा गांव के बीच स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्रों की नियुक्ति भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली एआई संचालित अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सौर निर्माण इकाई की स्थापना गुजरात के सूरत में की गई है। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा अर्थात साइन लैंग्वेज शुरू की है? तो पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा अर्थात साइन लैंग्वेज की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर के बिचौली हप्सी में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? इंदौर के बिचौली हप्सी में। और यह प्लांट पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। और इसके भागीदार कौन कौन हैं? तो इसमें इंदौर नगर निगम और एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड भागीदार हैं। एक बार रिपीट करते हैं। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर के बिचौली हप्सी में पीपीपी मॉडल पर स्थापित किया जा रहा है और इसके भागीदार इंदौर नगर निगम और एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य हरे कचरे को संसाधित करके उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मॉरिशस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में रखी गई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो इस प्लांट को बलरामपुर शुगर मिल लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। दोस्तों रिपीट करने का उद्देश्य है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग इसको तैयार भी कर सकें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है और यह प्लांट बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा 2,850 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों इस प्लांट का उद्देश्य है प्लास्टिक के स्थान पर बायोपॉलीमर्स का उपयोग करके पर्यावरण का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट ये नई दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वावलंबनी कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो गुजरात सरकार ने इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी स्थल जो कच्छ में है इसे राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। एक बार रिपीट करते हैं, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल कच्छ जिले में स्थित
गुनेरी गांव में स्थित अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को घोषित किया है? दोस्तों यह स्थल लखपत तालुका में स्थित है और इसे गुजरात जैव विविधता बोर्ड की सिफारिश पर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो कि 52 फीट का है कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र ये प्रयागराज के तपोवन आश्रम में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? प्रयागराज के तपोवन आश्रम में। दोस्तों यह जो महामृत्युंजय यंत्र है ये 52 फीट लंबा और 52 फीट चौड़ा और इसके साथ ही 52 फीट ऊंचा है और इसे बनाने में 4 करोड़ रुपए की लागत लगी है। कितनी? 4 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। दोस्तों भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है और यह पहली बार है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि की बात की जाए तो इसके मुख्य अतिथि क्रिस्टीना कार्ला कंगालू थी और ये त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। एक बार रिपीट करते हैं, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है और इसकी मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू हैं। और इसके साथ ही इस सम्मेलन की थीम की बात की जाए तो इसकी थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान थी। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान थी। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? तो इस नए रेलवे जोन का नाम है साउथ कोस्ट रेलवे और यह भारत का 18वां रेलवे जोन होगा। कौन सा? 18वां रेलवे जोन होगा और यह रेलवे जोन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत भारत के 18वें जोन के रूप में गठित किया गया है। दोस्तों इस रेलवे जोन में ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के कुछ हिस्सों को मिलाकर इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थे? तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो थे। कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? तो 13 दिसंबर 2024 को IIT दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो यह जिले 13 राज्यों में अवस्थित हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो इसमें बिहार, असम, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। इसके साथ ही कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में हैं? तो इन जिलों की संख्या है 11। कितने? 11 जिले इस रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में आते हैं। इसमें बिहार का पटना, केरल का अल्पुझा और 5 जो है जिले असम के आते हैं। इसमें चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट और इसके साथ ही उड़ीसा का केंद्रपाड़ा और पश्चिम बंगाल के 3 जिले मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है?
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को 1 दिसंबर 2024 को नए जिले के रूप में घोषित किया है और इस नए जिले का नाम क्या है? तो इसका नाम है महाकुंभ मेला जनपद अर्थात महाकुंभ मेला जिला। इस महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल हैं? तो महाकुंभ मेले जिले में 67 राजस्व गांव शामिल हैं। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल हैं? तो महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की 4 तहसीलें शामिल हैं। इसमें सदर, सोरांव, फूलपुर और कछरना तहसीलें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा श्रद्धालुओं की सहायता के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से। और यह पुरस्कार विश्व मत्स्य दिवस पर प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत देश का शीर्ष समुद्री जिला कौन सा है? तो देश का शीर्ष समुद्री जिला केरल का कोल्लम है। और समुद्री राज्य कौन सा है? तो केरल आता है इसमें। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। किसे? तेलंगाना को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर को सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है। एक बार रिपीट करते हैं। तो 2024 विश्व मत्स्य दिवस पर सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार केरल को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जल जिला का पुरस्कार केरल के कोल्लम को दिया गया है। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार मिला है तेलंगाना को और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला का पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांगेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो प्रयागराज महाकुंभ में जो नया बहुरंगी लोगो जारी किया गया है, इसमें पौराणिक समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को दर्शाया गया है। इसको पौराणिक समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को दर्शाया गया है। इस लोगो की डिजाइन में क्या क्या शामिल है? तो प्रयागराज महाकुंभ के लोगो के डिजाइन में अक्षयवाट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एरोहा 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन 17 से 19 अक्टूबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह सम्मेलन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है? तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो रिपोर्ट है फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट प्रकाशित किसके द्वारा की जाती है? तो फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की शैक्षिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 से अंक से गिरकर 2023 में कितनी हो गई है? तो यह 2023 में 0.2 अंक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। किसमें? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो रोककर एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण की मंजूरी दी है। अब इस हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? तो अब इस हवाई अड्डे का नाम
जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। एक बार रिपीट करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण करके इसका नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जो छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर आता है केरल। कौन सा? पहले स्थान पर केरल आता है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और चौथे स्थान पर गुजरात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा श्री विजयपुरम। एक बार रिपीट करते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, इस नीति के तहत राज्य सरकार की सामग्री का विज्ञापन करने से देश भर के नागरिकों को रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। इस नीति के तहत खाता धारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को सब्सक्राइबर की संख्या के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा और उन्हें सब्सक्राइबर की संख्या के आधार पर 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का मासिक भुगतान किया जाएगा। इस नीति के तहत यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स पॉडकास्ट साझा करने वाले प्रभावशाली लोगों को सब्सक्राइबर की संख्या के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा और उन्हें मासिक रूप से 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर, नालंदा, बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की है और इन 5 जिलों के नाम क्या क्या हैं? तो इनके नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग है। इसके पहले लद्दाख में कितने जिले थे? तो इसके पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे। कौन कौन से? लेह और कारगिल। अब इन 2 जिलों और 5 नए जिलों को शामिल करके लद्दाख में जिलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। कितनी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जून 2015 में शुरू की गई थी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 जो कि वर्तमान में शुरू की गई है 9 अगस्त 2024 को, इस योजना की अवधि 5 वर्ष होगी। कितनी? 5 वर्ष होगी और इसका लक्ष्य शहरी गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए शहरी क्षेत्र में 1 करोड़, कितने? 1 करोड़ घरों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए
बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। इसके लिए नागालैंड ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो देश में जो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, इनके सुचारू कार्यान्वयन के लिए 4 ऐप ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप ये शुरू किए गए हैं। दोस्तों, ई साक्ष्य ऐप के तहत इसके माध्यम से सभी गवाही, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ई साक्ष्य सर्वर पर जो है रखी जाएंगी और यह वास्तविक समय के आधार पर सभी अदालतों के लिए उपलब्ध होगी। न्याय सेतु ऐप के तहत क्या होगा? तो न्याय सेतु ऐप के तहत डैशबोर्ड पुलिस, चिकित्सा, फोरेंसिक अभियोजन और जेल अधिकारियों को जोड़ेगा और यह पुलिस को वास्तविक समय के आधार पर जांच से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा। न्याय श्रुति ऐप के तहत क्या किया जाएगा? तो न्याय श्रुति ऐप के तहत अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने में सक्षम बनाएगा। ई समन ऐप के तहत ऑनलाइन क्या किया जाएगा? इसमें ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन जारी किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। दोस्तों, यह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य लद्दाख की पुगा घाटी में किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख की पुगा घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के भूस्खलन एटलस में केरल के वायनाड को 13वां स्थान मिला है। कौन सा? 13वां स्थान मिला है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ मिजोरम के आइजोल में किया गया है। कहाँ पर? मिजोरम के आइजोल में किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शी को कवर करेंगे।